तो जस्ट इंग्लिश क्लासेस कैसे हो आप सभी गाइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और गाइस यहाँ पे हमारी बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं जिनमें आपको शानदार क्वेश्चन मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा आपको फील होगा जब आप पूरी क्लासेस को देखेंगे। तो नई नई चीज़ें मिलेंगी और नए बिल्कुल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो सीरीज चलाई है वो भी बहुत बेहतरीन आपके लिए साबित हो सकती है और ये भी रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे, बिना देर किए स्टार्ट करेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे ये रहा। Who injured his own reputation by calling Eliot a minor poet of 20th century? तो इसका जवाब देना है आपको कि कौन ऐसा राइटर है जिसने अपनी ही मतलब कह सकते हैं अपनी ही बेइज्जती करा ली, अपनी ही रेपुटेशन को ख़राब किया ये बोल करके कि जो टी.एस. एलियट हैं वो 20th सेंचुरी के माइनर पोएट हैं। माइनर पोएट बता करके उनको अपनी ही इन्होंने जो है थोड़ी सी जो इनकी रेपुटेशन थी वो इंजर्ड की है। तो ये डेविड डैचिज है। पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। टार्सियस इन द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट आप जानते हो 1922 में आई थी। कब आई थी? 1922 में आई थी। बेहतरीन वर्क है टी.एस. एलियट का। तो 5 भाग हैं इसके। ठीक है, BGFTW के नाम से। अच्छा, यहाँ देखेंगे टर्सियस जो है वो वेस्टलैंड में क्या है, बाइसेक्सुअल है, यूनक है, माचो मैन है या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो बाइसेक्सुअल करेक्टर है ये, आप इसको याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। विच फॉर्म हैज़ बिन यूज्ड बाय एलियट इन द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड में एलियट के द्वारा कौन सी फॉर्म को यूज किया गया है? ब्लैंक वर्ड्स है, स्पेंसर एंड स्टेंजा है, फ्री वर्ड्स है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ फ्री वर्ड्स को यूज किया है वेस्टलैंड में टी.एस. एलियट ने। ये क्या है भाई? अच्छा, आई एम आर एट, ये लिख कैसे गया? लेकिन आई एम, ये एन का कोई काम नहीं यहाँ पर। आई एम आर एट ये एक फ्रेज है। तो दिस एपियर्स इन अ फेमस बुक ऑफ आनंद, मुगल क्लास आनंद की एक फेमस बुक में ये आती है। तो क्या नाम है इस बुक का, यहाँ बताना है आपको। तो ये है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये सारे के सारे वर्क किसके हैं? ये आपके मुगल क्लास आनंद के हैं। बिग हार्ट भी, विलेज भी, द सोर्ड एंड द सिकल भी, और ये जो आपका डी ऑप्शन है ये इसका आंसर है करेक्ट। वट डज़ रियलिज़म मीन टू फ्रॉस्ट? फ्रॉस्ट जो है रियलिज़म को क्या बताते हैं, रियलिज़म के बारे में क्या मतलब है उनका रियलिज़म को लेकर? अ पोटैटो ब्रस्ट क्लीन है, अ टोमेटो ब्रस्ट क्लीन, माइंड ब्रस्ट क्लीन या फिर अ डर्टी पोटैटो? तो ये ए ऑप्शन है, अ पोटैटो ब्रस्ट क्लीन, यानी कि ए ऑप्शन सही है। द पोम प्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये कॉलोनाइजेशन हिस्ट्री को प्रेजेंट करती है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1942। तो क्या नाम है इस पोएम का? तो यहाँ बर्चीज है, द गिफ्ट आउटराइट है, मैंडिंग बॉल है, स्टॉपिंग बाय बोट। सारी की सारी जो है वो आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हैं वर्क। और यहाँ पे जो द गिफ्ट आउटराइट है ये जो है कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री को बताता है, यानी कि बी ऑप्शन। हु हैड बीन एडिटर ऑफ ब्रुकलिन ईगल? ब्रुकलिन ईगल नाम का जो ये पेपर था इसका आपको बताना है एडिटर कौन था। तो यह फ्रॉस्ट है, एलियट है, इजरा पाउंड है या फिर वॉल्ट विटमैन? तो ये वॉल्ट विटमैन का था गाइस, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। वॉल्ट विटमैन एडिटेड एन एंटी स्लेवरी पेपर। इन्होंने ब्रुकलिन, अभी अभी जिक्र किया हमने कि ब्रुकलिन इनका पेपर है। तो इन्होंने जो है ये एंटी स्लेवरी एडिट किया था इसको। तो द पेपर वॉज क्या था? फ्री मैन था पेपर इन ब्रुकलिन में, मतलब इन्होंने ब्रुकलिन जो इनकी थी, जो भी इनका मैगजीन थी या जो भी थी या जो भी इनका ब्रुकलिन था, तो उसमें इन्होंने एक पेपर किया है। तो वो द फ्री मैन से है, द बॉन्ड मैन से है, स्लेव मैन से है या फिर डेली न्यूज़ के नाम से पेपर इन्होंने किया था। तो ये हो जाएगा आपका फ्री मैन। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मिमिक मैन, द मिस्टिक मैसर, द सफ्रेज ऑफ एल्विरा, मिगुल स्ट्रीट या फिर अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, ये सारे के सारे वर्क्स किसके हैं? एक तो वर्क से तो मुझे भी ये क्वेश्चन एकदम याद आ गया है, मुल्कराज आनंद के हैं, वी.एस. नायपॉल के हैं, निसिम इज़ेकिल या फिर नन। तो ये गाइस वी.एस. नायपॉल के हैं। मुझे मिस्टर विश्वास और ये जो आपका मुगल स्ट्रीट है इससे याद आ गया है कि ये जो है दो, ये सारे वर्क किसके हैं? मिमिक मैन, द मिस्टिक मैसूर और द सफरेज ऑफ एल्विरा। ठीक है। हेमिंगवेज नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है? इनका वर्क है हेमिंगवे का अ फेयरवेल टू आर्म्स। ठीक है, कब आया था? ये आया था आपका शायद
1929 में, है ना। तो इसी में आया था ये, और ये वॉर नॉवल है, इसको भी याद रखिएगा, वॉर के दौरान की बातें हैं इसमें। तो ये आपका 5 बुक्स में है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। कीट्स यूजेस स्पेंसरियन स्टैंजा इन, कीट्स यूज़ करता है स्पेंसरियन स्टैंजा को, किस में यूज़ करते हैं कीट्स, तो कौन सी पोयम में, इंडीमियोन है इनकी, लाबेलाडेम से मर्सी है, इसाबेला है, और द सेंट और ईव ऑफ सेंट एग्नेस, तो यही है ईव ऑफ सेंट एग्नेस, करेक्ट। इसमें स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज़ ये करते हैं। देयर इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश इन अ सीन ऑफ टी.एस. इलियट्स वेस्ट एंड, यहाँ पे एक डिपार्चर है स्टैंडर्ड इंग्लिश से, थोड़ा सा ये मतलब हट गए हैं, डिपार्ट हो गए हैं। तो विच सीन इज़ दिस, कौन सा सीन है ये, पब सीन है, टाइपिस्ट एपिसोड है, द हैसिंथ गर्ल एपिसोड है, तो ये आपका हो जाएगा द पब सीन। दिस नैरेटिव पोम is the story of a fisherman turned merchant sailor who after a shipwreck is marooned on a desert. The poem is, इस पोएम में बताया जा रहा है कि ये एक नैरेटिव पोएम है, एक स्टोरी को नरेट करती है, और स्टोरी है एक फिशरमैन की जो एक मर्चेंट सेलर बन जाता के बाद एक डेजर्ट में अपने आप को ये पाता है। तो एनक अर्डन है, माइकल है, मेमोरियल वर्सेस हैं। तो यहाँ ये जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के वर्क हैं गाइस। माइकल किसका है, हाँ देखिए ये तो मेमोरियल वर्सेस तो आपका अर्नोल्ड का है, ठीक है, अर्नोल्ड का है ये। और माइकल किसका है, माइकल तो आपका वर्ड्सवर्थ का है शायद, है ना, यस वर्ड्सवर्थ का वर्क है ये, माइकल वर्ड्सवर्थ का है। और एनक अर्डन आपका आंसर है, और जो एनक अर्डन है ये वर्क आपका टेनिसन का है, ठीक है, टेनिसन का, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इन्वर्जन ऑफ द रिलेशनशिप इज, रिलेशनशिप में इन्वर्जन क्या होता है, कैसमस है, बथोस है, एंटी क्लाइमस है, तो ये आपका कैसमस है, ठीक है, ए ऑप्शन। एन इमेज इन लिटरेरी राइटिंग इज, किसी भी इमेज को लिटरेरी राइटिंग में क्या कहते हैं, अ क्राइंग पिक्चर, अ वीपिंग पिक्चर, अ स्पीकिंग पिक्चर, या फिर अ डांसिंग पिक्चर, तो ये कहा जाता है भाई अ स्पीकिंग पिक्चर, यानी कि हमारा हो जाएगा सी। 16 क्वेश्चन है, लिटरेरी म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑथर ड्यूरिंग देयर यूथ, अपने यूथ के दौरान कुछ ऐसे वर्क्स एक ऑथर के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है, जो म्यूज़िकल होते हैं, म्यूज़िकल या फिर आर्टिस्टिक होते हैं, तो ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है। तो आई होप आप ये मैंने पहले भी बताए हैं ये क्वेश्चन इस टाइप के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जुवेनिलिया हो जाएगा, आई होप मेरे हिसाब से, ठीक है, हाँ मेरे हिसाब से यही हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन है हमारा। अ लिरिकल नैरेटिव पोएम रिटिन इन ऑक्टासिलेबिक कपलेट, एक लिरिकल होती है, नैरेटिव पोएम होती है, ये ऑक्टासिलेबिक कपलेट में इसको लिखा जाता है। ऑफन डील्स विद टेल्स ऑफ एडवेंचर एंड रोमांस, और एडवेंचर और रोमांस की तरह इसमें जो है टेल्स होती हैं, कहानियाँ होती हैं। सोनेट है, ले है, एलिजी है, या फिर ऑड है, तो ये आपका हो जाएगा गाइस ले, ठीक है, ले हो जाएगा बी ऑप्शन। The use of movements of your hands and body and the expression on your face to tell a story to act something without, आपने देखा है मिस्टर बीन टाइप की, या फिर चार्ली चैपलिन के शो वगैरह शो देखे हो आपने, उसमें वो बोलते नहीं हैं, चार्ली चैपलिन में भी वो बोलते नहीं हैं, और मिस्टर बीन के अगर एपिसोड आपने देखे हैं तो उसमें भी आप देख सकते हो कि वो बोलते नहीं हैं, ठीक है, तो उसमें बिना बोले जो मूवमेंट करते हैं, स्टोरी को बताते हैं किसी, उसमें बस थोड़ा वो छोटे छोटे एक्ट करते हैं, इसमें थोड़ा स्टोरी तो उसमें भी होती है जो भी चल रहा होता है, बट यहाँ पे पूरी स्टोरी को नरेट किया जाता है सिर्फ हाथों के इशारे से या फिर फेस एक्सप्रेशन से, तो ये क्या होता है, ये माइम होता है, ठीक है, माइम। हु सेड, किसने कहा, सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट, की जो है कठपुतली बन गई है सोनेट मिल्टन के हाथों की, तो ऐसे स्टेटमेंट किसकी है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन वर्ड्सवर्थ हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। अ डिसीजन टेकन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल, सभी की सहमति से अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, सभी की सहमति से अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो वो होता है भाई यूनिटरी, कंसल्टेड, फेवरेट, या फिर यूनानिमस होता है, यानी कि डी। वन हु वर्क्स इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट द ट्रेड, ऐसा व्यक्ति जो काम करता है पैसे के लिए नहीं बल्कि उस काम को सीखने के लिए करता है। जैसे आप शुरू में कहीं जाते हो तो आपको कुछ टाइम के लिए, जैसे किसी कंपनी में भी अगर आपको लिया गया है, हायर किया गया, तो वहाँ पे 2-2.5 महीने के लिए बिना सैलरी के आपको काम करना पड़ता है ताकि वो आपको काम सिखाएं, ठीक है, तो काम को, ट्रेड को सीखने के लिए जो काम किया जाता है कुछ टाइम के लिए, तो वो होते हैं अप्रेंटिस, ठीक है, अप्रेंटिस होते हैं वो जो व्यक्ति होता है।
मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वॉज, मिल्टन की सबसे पहली पब्लिश्ड पोएम किसको माना जाता है? देखिए वैसे तो सबसे पहली पोएम इनकी ये है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, बट ये पब्लिश्ड नहीं है। अगर पब्लिश्ड को देखा जाए तो इनकी ऑन शेक्सपियर है जो कि 1630 में आई थी। ठीक है। क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन, क्रॉनिकल प्लेज कब पॉपुलर हुए? 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी या फिर 16th सेंचुरी? तो देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 16th सेंचुरी, यानी कि जो क्रॉनिकल प्लेज थे वो 16th सेंचुरी में जो है पॉपुलर रहे काफ़ी। डी ऑप्शन। इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन? तो ये पूछा जा रहा है कि कितनी लैंग्वेजेस में इंडिया के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं? 20, 21, 22, 23। तो इसका आंसर आपका सी है, यानी कि 22 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। हुज स्कूल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्च यार्ड? चर्च यार्ड में हैमलेट को किसकी स्कूल होता है? खोपड़ी का जो कंकाल होता है उसको कहते हैं। डबल एल होना चाहिए वैसे इसमें डबल एल होना चाहिए स्कूल। तो खोपड़ी का कंकाल क्या फॉर्मर जेस्टर था कोर्ट के अंदर? उसका था, रोनाल्डो का था, ओफेलिया का था, हिज फादर का था। तो ये हो जाएगा गाइज ए ऑप्शन, यानी कि जो फॉर्मर जेस्टर था कोर्ट जेस्टर, उसका था वो स्कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट? हैमलेट के अंदर कौन से कैरेक्टर घोस्ट को नहीं देख पाए? तो यहाँ मर्सीलस है, मर्सीलस ने तो देखा था, उसने तो बताया ही था सबसे पहले हैमलेट को, है ना, कि भूत है। हैमलेट ने भी देखा है, पहले ही सीन में 3 बार घोस्ट आया है और 1 बार आया है थर्ड सीन में, तो थर्ड एक्ट में मतलब। तो यहाँ शायद 4 टाइम घोस्ट दिखता है इसमें, ऐसा कुछ है। और गर्ट्यूड ने नहीं, हाँ गर्ट्यूड ने नहीं देखा था, या बाकी सब ने देखा है, गर्ट्यूड ने नहीं देखा है। ठीक है। सैमसन अगेंस्ट अस इज अ ट्रेजेडी, इज अस का क्या मतलब है? ये इज होना चाहिए ना, इज अ ट्रेजेडी। ठीक है। किस पे बेस्ड है ट्रेजेडी? ये बस ट्रेजेडी है। किस पे बेस्ड है? क्लॉजेट ड्रामा भी कहते हैं इसको। तो सोफोकल्स मॉडल पे, दांतेज मॉडल पे, होमर्स मॉडल पे। तो ये सोफोकल्स मॉडल पे है, ए ऑप्शन। ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाय एनी आउटवर्ड टच एज द सनबीम। तो जो ट्रूथ है वो इम्पॉसिबल है टू बी सॉइल्ड बाय एनी आउटवर्ड टच एज द सनबीम। एरोपेजिटिका की है लाइन, लिसिडस की है, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोस की है, या फिर ऑन शेक्सपियर में से है। तो ये लाइन आई थिंक होना चाहिए आपका सी, यानी कि जो डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोस के बारे में इन्होंने लिखा है, तो उसमें से ये लाइन ले गए हैं, ट्रूथ इज इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाय एनी आउटवर्ड टच एज सनबीम। In which characters can we find echoes of the homoeroticism between Duke Orsino and Viola? ड्यूक ओर्सिनो और वियोला के बीच में जो होमो इरोटिसिज्म हमें देखने को मिलता है, कैन वी फाइंड इन विच कैरेक्टर्स? और कौन से कैरेक्टर्स में देखने को मिलता है हमें? क्या सेबेस्टियन और मेलवोलियो में, मारिया और ओलिविया में, मेलवोलियो और ओर्सिनो में, या फिर एंटोनियो और सेबेस्टियन में? तो ये चीज़ हमें एंटोनियो और सेबेस्टियन में मिलती है, वो दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे जो है ये दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। ड्यूक ओर्सिनो है, वियोला है। वियोला को उस टाइम पे वो जानता नहीं है क्योंकि वो लड़की नहीं मानता उसको, वो लड़का एड सिजारियो वो वहाँ पे वो काम करता है, उसने उसको हायर किया हुआ है, लेकिन यहाँ इसको पता नहीं है कि ये गर्ल है, तो थोड़ा सा उनमें एक दूसरे के लिए रहता है। तो ऐसे ही एंटोनियो और सेबेस्टियन में, क्योंकि इसने बचाया था इसको सेबेस्टियन को, और यही लेके आता है फिर यहाँ पे इलारिया में इसे। ठीक है। ओलिविया रिफ्यूजेज टू मैरी फॉर हाउ लॉन्ग इन 12th नाइट? 12th नाइट में जो ओलिविया रहती है वो कितने साल के लिए शादी ना करने की शपथ लेती है? तो ये आपका हो जाएगा भाई 10 ईयर्स है, 3 है, 7 है, 1 है। तो ये 7 ईयर के लेती है, क्योंकि इसके भाई की डेथ हो जाती है और 7 साल के लिए ये ना तो किसी से मिलना चाहती है और ना ही शादी करना चाहती है, तो ऐसा मॉर्न करने के लिए 7 ईयर को जो है रखती है। ठीक है। तो आई होप इस क्लियर रहे होंगे, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे फिर से ऐसी ही वीडियोस में, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में। ठीक है। मिलते हैं गाइस, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।